अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है कि आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेना है एक बात, और फिर उस डिटर्मिनेंट लेने का मकसद क्या होता है, हम डिटर्मिनेंट क्यों लेते हैं और ये बताता क्या है कि डिटर्मिनेंट से आने वाली जो वैल्यू है वो क्या है। और उसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि क्रैमर रूल्स क्या चीज़ है। क्रैमर्स रूल जो है वो मैट्रिक्स के अंदर वो क्यों पढ़ा जाता है, उसका पर्पस क्या होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम आगे जाने से पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें सबसे पहले तो हमने मैट्रिक्स की इक्वालिटी देखी थी कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल कब होते हैं। बिल्कुल, तो वो उसका मैंने बताया था कि जब दोनों मैट्रिक्स के हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। और अगर वो ये कह दे कि ये दो मैट्रिक्स हैं जिसमें एक में लिखा हुआ है ए बी सी डी और दूसरे में लिखा हुआ है एक और मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है 7 8 9 10, और वो ये कह देता है कि जी ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हों तो बताएं ए बी सी और डी की क्या वैल्यूज हैं। तो डेफिनेटली अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो वो बन जाएगा ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 8, सी इज इक्वल टू 9 और डी इज इक्वल टू 10। तो ये चीज़ हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। एडिशन में हमने ये कहा था कि उसी वक्त मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, यानी हर एलिमेंट के मुकाबले में एक एलिमेंट हो ऐड होने के लिए। और सब्ट्रैक्ट होने के लिए भी यही रूल था, ऐड सब्ट्रैक्ट होना एक ही बात है, तो उसके लिए दोनों के ऑर्डर सेम होना ज़रूरी थे। लेकिन जब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी तो हमने कहा था कि दो मैट्रिक्स उस वक्त आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं, तब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और फिर मैंने बताया था कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल हो जाएं तो वो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उनका ऑर्डर क्या होगा, वो होगा पहले के नंबर ऑफ रोज इनटू दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स। या पिछला लेक्चर अगर आप देखें तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी कि मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज इसकी देखी थी कि मल्टीप्लाई करें या ऐड करें सब्ट्रैक्ट, तो वो अच्छी एक लिस्ट थी प्रॉपर्टीज की, वो हमने देखी थी। तो कलेक्टिवली लास्ट लेक्चर में हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा। ठीक है, तो ये सम अप था पिछले लेक्चर का। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके अंदर फिर एक टर्म आती है कोफैक्टर्स, वो भी हम देखेंगे, उसके साथ ही आगे आएगी। और उसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे जिसे बोलते हैं क्रैमर्स रूल। तो ये दोनों मेजर चीज़ें हैं जो हमने आज के टॉपिक में पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ये हमें क्या बताता है। द डिटर्मिनेंट टेल्स अस थिंग्स अबाउट द मैट्रिक्स दैट इज यूजफुल इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हेल्प्स अस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इज यूजफुल इन कैलकुलस एंड मोर। ठीक है, असल में जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने लगते हैं उस वक्त ये हमें हेल्प करता है कि ये और हेल्प क्या करता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो, तो तभी हम आगे सोल्यूशन उसका फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक नंबर आंसर आएगा, वो नंबर जो है वो नंबर अगर ज़ीरो हुआ तो हम डिटर्मिनेंट तक तो जा सकते हैं, लेकिन आगे उस सिस्टम का हम सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। ठीक, अब यहाँ पे देखें उसने कहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसकी ये फॉर्म है, ये 2 + 2 का एक मैट्रिक्स है 3 8 4 6। ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो कैसे निकलेगा, आपके पास, आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि आपके पास ये डायगोनल की वैल्यूज हैं, ये दोनों,
और ये ऑफ डायगोनल है, ठीक है। तो जब 2 क्रॉस 2 का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 × 6, और ये माइनस जो है ये माइनस ये आएगा बाय डिफॉल्ट, बाय फार्मूला या बाय डिफॉल्ट। सो ये बाय डिफॉल्ट ये जो है ना माइनस आएगा। और उसके बाद ये जो 8 और 4 है ये वो दो नंबर्स हैं जो ऑफ डायगोनल में लिखे हैं, यानी ये 8 मल्टीप्लाई बाई ये 4। अब अगर इनके अपने को जाती साइंस होते, मतलब ये -8 होता तो हम यहाँ -8 लिखते, -4 आता तो -4 लिखते। तो ये इस तरह पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऑफ डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं अपने अपने साइंस के साथ, और दरमियान में एक मेजर बड़ा माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं। सो 3 × 6 = 18 -8 4 = 32। हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट -14 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल एक था डिटर्मिनेंट निकालने का 2 × 2 का मेथड, ठीक। जी यही बात ऊपर दोहराई जा चुकी है कि डिटर्मिनेंट हमें जो है वो मैट्रिक्स के बारे में बताता है, और उसके अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब आपने उससे सॉल्व करना हो तो आप इसको यूज़ करते हैं। ये जुमला यहाँ रिपीट कर दिया मैंने। अब सिंबल क्या डिटर्मिनेंट का, ये एब्सोल्यूट टाइप एक सिंबल होता है जो मैथमेटिक्स में ये, ठीक है। इस फॉर्म में इसको बोलते हैं ए डिटर्मिनेंट। ए एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे, ये ए चूँकि मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, इसको बोलेंगे द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर बी होगा तो हम बोलेंगे द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है जी। तो इसके बाद आगे हम आते हैं कि इसको डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करना है, वो ऊपर मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये एक जनरल फॉर्म में यहाँ डिस्कशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में हो, चाहे वो 2 × 2 हो या 3 × 3 हो, इस तरह। उसके बाद आप मैट्रिक्स को लिखते हैं, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए और डी, ये देखिए उसी तरह ये मल्टीप्लाई हुए हैं, और ये ऑफ डायगोनल जो हैं बी सी ये बाद में मल्टीप्लाई हुआ। दरमियान में ये जो साइन है ये वही फार्मूले का लगा है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो ये फार्मूले का साइन है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, इसको क्या होगा a टाइम b माइनस b टाइम c, यानी डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट। तो ये इसका डिटर्मिनेंट होता है। ये देखें यहाँ उसने ये एरो से भी आपको समझाया हुआ है, यही जो ऊपर हमने सॉल्व किया था 8 4 = 32 और 3 6 = 18, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट 14 इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, 2 × 2 में तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक बात लिखी है कि ब्लू इज पॉजिटिव, यानी जो आप ये डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ मेजर, अगर इनका कोई अपना साइन ना हो तो अलग बात है, मतलब ये -4 होता है या -8 होता तो इनके अपने साइन होते, लेकिन इनके बाहर का जो साइन है वो प्लस का है। इसी तरह इनके को अपने साइन होते तो होते रहे, इनके बाहर का साइन माइनस है, तो ये अल्टरनेटिवली चलता है प्लस माइनस। अगर कोई आगे भी चीज़ होगी तो आप देखेंगे वो फिर माइनस के बाद फिर प्लस चलेगा, वो 3 × 3 का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम देखते हैं 3 × 3 में क्या होगा। अब इसमें यह होता है कि आप किसी एक रो से आप इसको स्टार्ट करते हैं और रो के एंड तक इसको सॉल्व करते जाते हैं, और फिर उससे डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। अब अगर आपके पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो जब आप उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो एक पहले अगर रो में देखें तो 3 एलिमेंट्स हैं A B C। आपको 3 × 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको 2 × 2 के 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। भाई 3 क्यों? इसलिए कि इस रो में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या तरीक़ाकार होता है कि आप ये करते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट है A, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस B की क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस C की क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक। अब अगर आप इनको देखें तो आपके पास ये जो तीनों है ना, ये वाले, इनकी मदद से आप इनको सॉल्व करते हैं। और होता क्या है कि आप पहला एलिमेंट एज इट इज लिखते हैं,
जब आप बी की बारी आती है तो आप यहाँ पे माइनस लगाते हैं फार्मूले के साथ, वो वजह मैं बताता हूँ क्यों लगाते हैं। उसके बाद जब सी की बारी आती है तो फिर प्लस लगाते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ये अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, प्लस माइनस, अगर तीसरा होता तो प्लस। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट के तहत, क्योंकि अब 3+3 है तो ये ए के साथ ये प्लस है, बी के साथ ये माइनस है, सी के साथ प्लस है। अब ये प्लस माइनस प्लस क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। तो उसकी असल रीज़न ये है कि ये प्लस आने की वजह ये होती है कि प्लस आने की वजह ये होती है कि अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये जो ए है इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। असल में हम ए के साथ लिखते होते हैं -1 की पावर, ये 1+1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जब ये 2 बन जाता है ना पावर, यानी -1 की कब 2 बन जाता है, पावर स्क्वायर बन जाती है, तो ये बन जाता है प्लस का 1। तो ये वो प्लस है जो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था लेकिन है, ठीक है जी। तो ये प्लस इस वजह से आता है। जब आप इस स्टेज पे आते हैं तो यहाँ पे भी उसी चीज के तहत -1 की पावर, ये -1 एक फार्मूले का, इसकी पावर ये चलती है जो इसकी पोजीशन है। तो 1+2 ये बन जाती है -1 की पावर 3। तो ये जब आप सॉल्व करते हैं तो जब भी ऑड नंबर की पावर, माइनस की पावर ऑड नंबर लेते हैं तो जवाब माइनस में आता है। तो ये वो वाला माइनस है जो हमें बी के साथ नजर आ रहा है। इसमें जब हम इसके साथ जाएंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1+3। 1+3 करेंगे तो क्या हो जाएगी, -1 की पावर 4। जब -1 की पावर हम 4 लेंगे तो इनफैक्ट क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो ये इस वजह से ये प्लस है, ठीक है। अब आपके जहन में सवाल आएगा ये इतनी ज़्यादा क्या जरूरत है हमें इस चीज़ को डिस्कस करने की, हम सीधा पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस लेके चलें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि जब आप इसके डिटर्मिनेंट पे जाएंगे, मतलब जब इसके कोफैक्टर्स पे जाएंगे, तो ये -1 का ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। तो अभी ए डिटर्मिनेंट के लिए भले आप इसको इतना वो एक स्टेप पे -1 की पावर ना लिखें, लेकिन जब आप कोफैक्टर्स वाले इसके बाद नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ये -1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझाने का मकसद ये था कि ये प्लस माइनस प्लस ये अल्टरनेटिवली ऐसे ही नहीं आ जाते, कोई वजह होती है। तो वो रीजन ये थी। तो इसके तहत आप क्या करते हैं कि ये जिस जगह आप यहां होते हैं ना, ये ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस कॉलम को भी छोड़ देते हैं और इस रो को भी छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं पीछे ही आपके पास एक मैट्रिक्स बच जाता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये ए को छोड़ देते हैं, ये ए बाहर रख दिया, ये जो मैट्रिक्स आता है इसको आप यहाँ पे देखें ये लिख देते हैं। फिर उसके बाद आप बी के साथ माइनस लगाते हैं, ये जो बी है, फिर आप इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ देते हैं, तो ये DGFI जो है ना ये बच जाता है। तो ये देखें DGFI ये बच जाता है। ये आपके सामने देखें पूरी फॉर्मेशन बनी हुई है। जब बी यहाँ पे होगा ना, तो जब आप इसके कॉलम को भी छोड़ेंगे, रो को भी छोड़ेंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। जब सी की बारी आएगी तो सी यहाँ पे होगा, जब आप इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे तो आपके पास ये वाला हिस्सा बच जाएगा जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपके पास ये 3 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। अब आप इसको इसी तरह 2+2 के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, EI - HF, DI - GF, DH - GE, और जब बाहर से आप इनके सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे साइन से और इनको लिखेंगे तो आपके पास ये एक आंसर आएगा। ये चूंकि आप एक जनरल फॉर्मेशन जिसमें आपको A, B, E, C, E में आंसर आ रहे हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकली करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे एक नंबर में आंसर आएगा, ठीक है जी। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि वो क्या है जी। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो ये हमारे पास एक C मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्या उसूल था कि आपने 6 को विद प्लस साइन यहाँ पे रखा, ये वो 6 आ गया, ठीक है। अब पीछे जो डिटर्मिनेंट है वो ये बचा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि आपने इस कॉलम को भी छोड़ दिया, इस रो को भी छोड़ दिया, तो क्या बचा, अब यहाँ पे बना -7 2 ये -7 2 और ये दरमियान माइनस फार्मूले का 8 5 ये 8 × 5। जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 64 आ गया। फिर क्या हुआ, हमने इस माइनस, अब 6 की जगह अब हम 1 पे आ गए।
अब ये चूंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो इसके साथ साइन माइनस का लगेगा, तो माइनस के साइन के साथ हमने ये 1 रखा। अब ये भी हमने छोड़ दिया और इधर से ये पूरा ये भी छोड़ दिया, तो हमारे पास मैट्रिक्स बचा 4 2 5 7। तो 7 × 4 7 4 = 28, 5 2 = 10। तो क्या हुआ, इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास 18 आ गया। इस तरह उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास तीसरा ये 1 है। अब ये 1 किस पोजीशन पे है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, सॉरी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो इसको जब पावर -1 की उस तरह लें तो ये प्लस बन जाता है। तो ये प्लस के बाद ये 1 यहाँ पे बाहर लिख दिया। अब आप इसको भी छोड़ें, इसको भी, तो आपके पास डिटर्मिनेंट बचा, जो अंदर छोटा मैट्रिक्स बचा वो 4 -2 2 और 8 बचा। 8 4 = 32 -2 × -2 +4, तो ये आपके पास 32 + 4 36 बन गया। इस तरीके से आपका ये जो डिटर्मिनेंट का सारा आंसर है वो सॉल्व होकर -306 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसको सॉल्व करने का, डिटर्मिनेंट का जी। उसके बाद अगर आप 4x4 मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो 4x4 में क्या होगा, अगर आप 3x3 पे आए तो क्या हुआ था, ठीक है, अगर हम 3x3 पे आए तो क्या हुआ था कि 3x3 का जब आप डिटर्मिनेंट ले रहे थे तो उसके अंदर छोटे छोटे 2x2 के डिटर्मिनेंट बने थे। मतलब 3x3 के लिए 2x2 के छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनेंगे। तो अगर 4x4 हुआ तो क्या होगा कि 4x4 के अंदर 3x3 के छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनेंगे और हर 3x3 के अंदर फिर वही 2x2 के बनेंगे। तो ये रिवर्स अमल होगा। लेकिन इसमें यह होता है कि कोशिश ये की जाती है कि किसी 4x4 का करते हुए किसी एक ऐसी रो या कॉलम को देख लें कि उसके अंदर ज़्यादा जीरोज हों। जब उसमें ज़्यादा जीरोज होंगे तो वो अगले डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कर देगा और कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके पास फर्ज करें ये एक पूरा डिटर्मिनेंट है, ठीक, वही वाला जिस तरह ये 3x3 का था, ये ABCDEFGHIJKLMNOP की फॉर्म में, LMNO तक, ठीक, ये आप OP तक, ये आपके पास पूरा डिटर्मिनेंट था। तो क्या हुआ, आपने A को छोड़ा तो पहली रो पहली कॉलम छोड़ी तो वो पूरा जो नीचे डिटर्मिनेंट आया, फिर B को छोड़ेंगे यूं तो फिर जो डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर C की पोजीशन छोड़ दी, फिर डिटर्मिनेंट, फिर D की पोजीशन छोड़ दी और फिर ये डिटर्मिनेंट। फिर इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मेशन बनेगी। अब उनके अंदर है कि ये 3x3 के अंदर आप फिर ये सेपरेट सॉल्व होंगे। लेकिन पॉइंट ये ध्यान में रखें, आपके लेवल तक इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसमें किसी रो कॉलम में इतने जीरोज होंगे कि वो हम उस पर्टिकुलर रो कॉलम से सॉल्व करेंगे तो उसकी वजह से वो ये आगे बहुत सारे फर्ज करें, ये यहाँ अगर D 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो ये हिस्सा तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो पीछे आपका ये छोटा सा 3x3 का जो है डिटर्मिनेंट बच जाता है, फिर आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम आगे देखेंगे कि उसका क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे इसका रिमेंबर करने के तौर पे एक पैटर्न है कि ये प्लस माइनस का पैटर्न चलता है, प्लस A माइनस B प्लस C माइनस D। ये प्लस फार्मूले के अगर C बजाते खुद माइनस का हुआ तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है क्रैमर्स रूल जी। क्रैमर्स रूल क्या था, क्रैमर एक मैथमेटिशियन था, ये उसने रूल दिया था क्रैमर्स का रूल, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि आपके पास फर्ज करें 2x2 का सिस्टम है। आप क्या करते हैं, इसको पहले तो आप उस इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यानी कैसे लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स की फॉर्म में 3 -1 -5 और 4। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद साथ जो इसमें वेरिएबल्स का कॉलम जो मैट्रिक्स है वो क्या है, XY, ये बन गया। और आखिर में राइट साइड पे 7 और -2। ये वही अमल है जो आप गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में लिखते थे। अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका मेजर डिटर्मिनेंट है, ये देखिए, ठीक है। यानी इससे आपने एक डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है 3 4 -5 -1 जो कि 7 आ गया। जो ये शो कर रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, इसका नॉट इक्वल टू 0 होना लाजमी है, वजह भी पता चल जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि ये जो 7 और 2, ये जो राइट साइड पे ये कॉलम है, इसको
इसी डिटर्मिनेंट के अंदर इस चीज़ से बदल देना है, यानी इसको क्रॉस कर देना है और इसकी जगह 7 और -2 लिख देना है और -1 और 4 लिखे रहने देना है। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ x कह देना है। क्यों कि आपने ये जो x की पोजीशन थी ना, ये देखिए ना, ये x के कोएफिशिएंट्स हैं 3 और -5, ये x के कोएफिशिएंट्स हैं, ये y के कोएफिशिएंट्स हैं। तो आपने x के कोएफिशिएंट्स को बदला है इससे, तो लाजमी बात है जो उससे डिटर्मिनेंट बने वो भी dx बनना चाहिए। तो इसका जवाब आ गया सॉल्व करने के बाद 26। फिर आपने dy, ये यहाँ dy आना चाहिए था, ठीक है, इसको ठीक कर। अब dy निकालने के लिए आपने क्या किया कि उसी कॉलम जो y का कॉलम है, यानी ये वाला -1 और 4, अब आपने इसको काटना है और इसको रहने देना है, ठीक है, इसको अब इसको नहीं काटना। अब इसकी जगह आपने अब इसकी जगह आपने इसको यहाँ पे ये 7 और -2 लिख लेना है। तो आप देखेंगे ये बदल के 3 5 वही रहने दिया और 7 और -2 ही आ गया। यानी एक दफ़ा x की जगह राइट साइड वाला कॉलम डाल दें और एक दफ़ा y की जगह डाल दें। अगर x की जगह वो कॉलम रखेंगे तो वो dx डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, y की जगह रखेंगे तो dy सॉल्व होगा। तो ये 29 आ गया। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट्स आपके पास टोटल 3 डिटर्मिनेंट्स आ गए, एक ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, एक d ऑफ x आ गया यानी x का डिटर्मिनेंट, एक y का डिटर्मिनेंट। आप क्या करेंगे, अब x क्या होगा, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय d क्या हो जाएगा, x का डिटर्मिनेंट 26 था और असल डिटर्मिनेंट 7 था, तो ये डिवाइड किया तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, इस तरह ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये आपके पास सोल्यूशन है सिस्टम का। जहन में रहे कि अगर कोई भी d = 0 हो गया तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों कि अगर d 0 में नीचे पुट करूं तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लें कि आपके पास 26 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड जवाब आ रहे हैं ये सारे। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको सिर्फ उसी सूरत में क्रैमर रूल अप्लाई कर सकते हैं जब डिटर्मिनेंट उस असल डिटर्मिनेंट 0 हो। जब असल डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हम कहते हैं ये जो है वो आगे सॉल्व होने के काबिल नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है कि अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो वो तो बहुत आसान है कि डायगोनल की आप प्लेसेस चेंज कर दें और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दें। देख सकते हैं a को d की जगह लिख दिया, d को a की जगह, और माइनस ये b और c थे तो आपने -b और -c लिख दी। इस तरीके से ये कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, क्यों निकालते हैं? क्योंकि आगे आपने जब इक्वेशंस को सॉल्व करना है थ्रू मैट्रिक्स अप्रोच, इसकी बात नहीं कर रहा, क्रैमर रूल की नहीं। जब आप फ्यूचर में एक और टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स जो है ना मैट्रिक्स चाहिए होगा। उसके बाद हम आते हैं 3 क्रॉस 3 के लिए। अब इस बात को ज़रा गौर से देखिएगा जनाब, ये है बहुत इजी बट थोड़ा सा इसको ज़रा आप समझिएगा। हमने, आपको याद होगा जब मैट्रिक्स पढ़े थे तो हमने इसकी पोजीशन पढ़ी थी। ये क्या है? ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये क्या है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये कोई भी जगह है, ये इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। बी क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। सी क्या है? फर्स्ट रो, सी क्या चीज़ है? फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। तो ये हर नंबर की जो भी मैट्रिक्स में लिखा होता है उसकी कोई पोजीशन होती है। तो हमने इसी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए हमने ये जितने नंबर लिखे हुए उतने डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। ज़ाहिर है जब आप किसी भी एक नंबर के रो और कॉलम को क्रॉस करेंगे तो नीचे एक छोटा डिटर्मिनेंट लाजमी मिलेगा, क्योंकि ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं ना, 9 एलिमेंट्स हैं। जब आप इनको किसी नंबर से रो कॉलम को जो है वो आप छोड़ देंगे तो वो 5 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके बच जाएंगे। जैसे मतलब इसको और इसको मैं छोड़ दूँ तो 5 एलिमेंट क्रॉस हो जाएंगे, 4 बच जाएंगे। तो हर एक ऐसे अमल पे 4 एलिमेंट्स बचेंगे। उन 4 एलिमेंट से एक डिटर्मिनेंट बनेगा, उस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना है, लेकिन डिटर्मिनेंट को विद द साइन ऑफ पोजीशन सॉल्व करना है। ठीक है, वो देखते हैं क्या। तो कोफैक्टर्स का ये मैट्रिक्स है कि जो इस पोजीशन पे सॉल्व होगा उसे A11 डिटर्मिनेंट बोलेंगे। जो बी पोजीशन पे जो बी के लिए सॉल्व होगा उसे A12, क्योंकि 1 2 से मुराद है
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो सी के लिए सॉल्व होगा उसकी पोजीशन 1 और 3 है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये सारे सॉल्व करने हैं, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा जी। तो अब A11 डिटरमिनेंट क्या होगा कि हमने ये करना होगा कि -1 की बार ये वो देखे ना 1 + 1, ये वो वाला जो मैं पहले समझा रहा था। तो -1 की पावर ये असल में ये 1 + 1, अगर 1 2 है तो -1 की पावर यही जो सबस्क्रिप्ट है 1 2 इनको ऐड करके पावर बना लें, फिर ये 1 3 है तो इन्हीं को ऐड करके पावर बना लें, ठीक है। तो क्या होगा A11 डिटरमिनेंट क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और आगे ये जो चीज़ हमने कहा था, एक मिनट इसको मैंने डिलीट किया जी। अब ये A11 की पोजीशन बनती है, तो क्या करेंगे ये और ये छोड़ दें, तो ये जो डिटरमिनेंट है ये देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है, फिर B को छोड़ दें रो और कॉलम, तो D F और G I। इस तरह ये हर जगह से, अगर आप मिसाल के तौर पे इस E वाली जगह पे आते हैं, यानी A22 आप बनाना चाहते हैं ये, तो कैसे बनेगा, इसको भी छोड़ें और इसको भी छोड़ें, तो क्या होगा -1 की पावर पहले तो 2 + 2 होगी ये, उसके बाद यहाँ से A बच गया, C बच गया, G और I बच गया, तो ये अंदर डिटरमिनेंट बन गया A C G I। तो ये इस तरीके से ये सारे जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपके पास इसके अंदर आंसर न्यूमेरिक फॉर्म में पुट हो जाएंगे, तो ये आपका डिटरमिनेंट कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बन जाएगा। इससे रिलेटेड मजीद डिटेल्स आपको ना पेज नंबर 368 से 381 पे मिल सकती हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, यहाँ पे बहुत आसान है, कहता है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 से लेकर 16 तक। तो जब एक ही एलिमेंट हो तो उसका डिटरमिनेंट वही नंबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, बिल्कुल सिंपल, आपने शुरू में एक पूरी एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, ठीक। तो जब रोज और कॉलम्स के हर एलिमेंट सेम हो तो डिटरमिनेंट उसका 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये सी डिटरमिनेंट ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर शुरू में एक क्वेश्चन किया था। तो ये 2 को हमने ऐसे ही रखा, इस रो और कॉलम को छोड़ा तो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आ गया। फिर हमने -6 को छोड़ा, देखें अब ये -6 माइनस के 6 अपना -6 है, लेकिन ये माइनस जो है ये फार्मूले का माइनस है, तो ये हमने लगाना ही लगाना है। तो ये अगर अपना को साइन है वो भी लगेगा, तो इसकी वजह से ये प्लस होता है तो होता रहे। तो ये हमने इसको सारा सॉल्व किया, ठीक है, 140 आ गया। फिर उसमें कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स आपने देख लिए, डायगोनल के साइन प्लेसेस चेंज करें, ऑफ डायगोनल के साइन चेंज करें। उसके बाद ये 21 क्वेश्चन है जो कि 3 का कोफैक्टर्स का क्वेश्चन है। तो ये आपने देखा, ये कोफैक्टर्स का फार्मूला लिखा, उसके बाद आपने वही -1 की पावर उस तरह लेके चलनी है जो सबस्क्रिप्ट का सामने। तो हर एक के साथ ये वही चलेगा, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3 एंड सो। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे हैं तो इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, तो ये हर एक एलिमेंट के जब रो कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी 4 एलिमेंट्स का ये डिटरमिनेंट बनता जाएगा। अब ये देखें -1 की पावर जब इवन होगी तो ये प्लस बनेगा, -1 की पावर ऑड होगी तो माइनस बनेगा, फिर ये इवन होगी तो ये अल्टरनेटिव ये साइन आपको मिलेंगे ब्रैकेट के बाहर। और बाकी डिटरमिनेंट आप सॉल्व करते हैं जैसे 2 + 2 का सॉल्व करते हैं। तो ये मसलन 3 2 माइनस, ये बाहर माइनस इसका अपना है, तो -2 × -3 ये प्लस का 6, -4 4 16, तो ये माइनस बाहर, और ये 6 - 16 -10 माइनस × माइनस प्लस 10। तो इस तरीके से ये सारे आपने फिर इसमें पुट कर दिए, ठीक। उसके बाद ये कोफैक्टर्स, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर्स आपने निकाला और फिर आपने क्या किया कि उसका डिटरमिनेंट भी निकाला, ठीक है। तो वो आपके पास ये डिटरमिनेंट आ गया। अब आप इसका डिटरमिनेंट ओरिजिनल भी चेक करें तो यही आएगा, ठीक है। 8 4 -32 और प्लस जो 20, तो वो सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। उसका सवाल का मकसद था कि आप पहले कोफैक्टर्स निकालें, जब कोफैक्टर्स आ जाएं उसके बाद आप उसका कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट निकालें, तो वो कॉन्सेप्ट है इसमें। बस पहले कोफैक्टर निकालें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के, जो मैट्रिक्स का कोफैक्टर का मैट्रिक्स आया उसका डिटरमिनेंट निकाल लें, तो वो असल में जो गिवन मैट्रिक्स है उसी का होगा। ये भी आप क्वेश्चन नंबर 38 या 1 बाय 1 देखेंगे, बहुत ईजी है सॉल्व होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 39 में इस पूरे का पहले आप कोफैक्टर निकालें, ये कोफैक्टर देखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, बी नाम बोल दिया, अब बी का डिटरमिनेंट निकाल दें तो 27 0 4 आ गया। फिर ये इस तरह इनके डिटरमिनेंट्स के मुख्तलिफ सवाल हैं। फिर ये आगे लास्ट में क्रैमर रूल है, बिल्कुल वही जैसे क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। ये D निकलेगा, फिर D1 निकलेगा, D2 निकलेगा, फिर उनको डिवाइड करके 2 और -3 आंसर आ गए।
फिर ये 3x3 सिस्टम लिया है, उसको क्रैमर रूल से किया है, तो जाहिर है इसमें आपका मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का बनेगा। पहले एक ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे जो आपके पास डी डिटर्मिनेंट यानी जिसको डी बोला है वो 0 निकल आए। अब 0 निकलने की वजह से हम कहेंगे कि ये आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। तो अगर और भी होता तो हम इसको सॉल्व करते, अगर ये नॉन जीरो होता तो हम फिर D1 भी निकालते, D2 भी निकालते, D3 भी निकालते। ठीक है जी, तो ये आज का लेक्चर था, इसको गौर से पढ़िएगा और ये क्वेश्चंस जो बाकी हैं ये खुद कीजिएगा और इनको भी एक दफ़ा खुद हाथों से करें ताकि ये आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थ्रू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम चलेंगे। अभी तो हमने क्रैमर रूल से किया, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको अपनी सेहत में रखे और कामयाबियाँ दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।